हेलो फ्रेंड, एसएल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यांत्रिकी। ठीक है, ये जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये केवल स्टेट पीसेस और यूपीएससी के लिए ही क्वेश्चन से। आप इतने ही क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप 100% साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये इसमें इसकी थ्योरी है थोड़ा सा। इसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो सबसे पहले इससे पहले हमने दो वीडियो अपलोड किए थे, तो वहाँ पर हमने जो भी चैप्टर्स है इसके पीछे वाला जो चैप्टर पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यांत्रिकी, द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा और गति और संवेग, ये इतना ही इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो नोट्स हमारा है ये घटना चक्र का है। ठीक है, तो यांत्रिकी मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिस्ट। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंड पर बल लगने या उसकी स्थिति में परिवर्तन या व्यवहार को हम स्टडी करते हैं, यही हमारा क्या है, मैकेनिस्ट कहलाता है। परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारा टॉपिक है भार क्या है, किसी वस्तु पर पिंड द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। ठीक है, जो आकर्षण पृथ्वी पर जो हमारा लगाया गया आकर्षण बल है वही हमारा भार कहलाता है। द्रव्यमान हमारा क्या है, किसी भी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु या द्रव्यमान उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, उस वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान कहा जाता है। ये हमारा क्या है, नियत रहता है, हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है या नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। भार और द्रव्यमान में अंतर काफ़ी बार पूछा गया। भार हमारा क्या है, पृथ्वी का आकर्षण बल होता है, और द्रव्यमान हमारा क्या होता है, द्रव्यमान या पदार्थ का परिमाण। ठीक है, जो परिमाण हो रहा है हमारा वही हमारा द्रव्यमान कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है भार का न्यूटन होता है, इसका मात्रक केजी होता है, और ये सदिश राशि है, और ये हमारा क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है। ये वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, और द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा दूरी हमारा क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा जो डिस्टेंस हमारा जो ट्रेवल करते हैं, या दूसरी भाषा में दूरी और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ डिस्टेंस करते हैं। तो दूरी हमारी जो होती है वो अदिश राशि होती है, और विस्थापन हमारा क्या होता है, सदिश राशि। दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। अब हम बात करते हैं दूरी। जैसे हम कोई पोजीशन, ए पोजीशन से बी पोजीशन हमको जाना है, तो इसके बहुत सारे पाथ होंगे। ठीक है, बहुत सारे पाथ होंगे, बहुत सारे रास्ते होंगे। तो जो ए से बी के जो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, मिनिमम जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारा दूरी कहलाता है। और इसका जो मैक्सिमम होता है, ठीक है, उल्टा मैंने बोल दिया, मिनिमम जो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम आपका दूरी कहलाती है। मतलब किसी वस्तु द्वारा या किसी इंसान के द्वारा चले गई मतलब जो पाथ है, मतलब मैक्सिमम चला गया पाथ वो हमारा दूरी कहलाता है। ठीक है, और मिनिमम चला गया जो पाथ होता है वो हमारा वो हमारा विस्थापन कहलाता है। ठीक है, विस्थापन और दूरी में हमने अंतर बता दिया। दोनों क्या होते हैं, इनका दोनों का यूनिट सेम होता है, पर दूरी जो होती है हमारी अदिश राशि होती है, और विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि होता है। तो इसके बाद बात करते हैं चाल और वेग। दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। चाल क्या होता है, चली गई दूरी बटे समय होता है। इकान समय में चली गई दूरी आपकी चाल कहलाती है। ठीक है, और ये विस्थापन बटे समय होता है। यहाँ विस्थापन आपका वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि सदिश राशि हो जाएगा, ये हमारा अदिश राशि हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका विस्थापन जो होता है, विस्थापन आपका 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। और दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होती है। तो उसी प्रकार से हमारा वेट जो है, वेट हमारा 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वेट 0 निगेटिव और 0 और निगेटिव, और साथ में आपका 0 भी हो सकता है, ठीक, पॉजिटिव भी हो सकता है। त्वरण की बात करेंगे तो वेट परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेट परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रा जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारा है न्यूटन की गति का नियम। ठीक है, न्यूटन की गति के 3 नियम इन्होंने दिए थे। न्यूटन की गति के 3 समीकरण या 3 नियम दिए गए थे। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, न्यूटन के गति के 3 नियम। अब न्यूटन के जो गति के 3 समीकरण भी हमको पता होना चाहिए। गति के 3 समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, और s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी है,
और इसके बाद फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस या माइनस ए एस, इस तरह से आपके 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, अब हमारे न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है, इसका नियम जो है प्रथम नियम की बात करते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया गया। इसी को बल की परिभाषा भी बोली गई थी। ठीक है, जड़त्व का नियम भी कहा गया है इसी को। ठीक है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी बोला गया है। अब इसके बाद फिर न्यूटन के गति का सेकंड नियम जो हमारा है, ये हमारा क्या है, वेग परिवर्तन की दर को हम वेग परिवर्तन मतलब कि संवेग परिवर्तन की जो दर को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। वही रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब कहलाता है, ये फोर्स कहलाता है। और यही फोर्स हमारा क्या है, न्यूटन का जो सेकंड नियम। इससे अगर कोई पूछे कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है उससे बल की परिभाषा मिलती है, जड़त्व की परिभाषा मिलती है, और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। क्या मिलता है, बल का व्यंजन। ठीक है, बल का व्यंजन प्राप्त होता है मतलब बल का सूत्र प्राप्त होता है, F = m/a। तो इससे क्या है, F = m/a। ये आपका संवेग परिवर्तन की दर को आपको क्या बोलते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को। ये संवेग परिवर्तन जो होता है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स होता है वो संवेग परिवर्तन की दर पे। संवेग संरक्षण का नियम नेक्स्ट हमारा जो है, हाँ, न्यूटन के तृतीय नियम जो है, न्यूटन के तृतीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब भी किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसका हमें प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक है, तो हमें न्यूटन के तीसरे नियम में बताया गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके बाद फिर देखो संवेग मोमेंटम बोलते हैं। संवेग जो हमारा होता है उसको बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, संवेग बड़ा होता है किसी वस्तु के वेग और उसके द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोला जाता है। P = m/v होता है। संवेग परिवर्तन जो होता है, संवेग परिवर्तन के ही हम बल बोलते हैं। ठीक है, संवेग परिवर्तन के को हम उसके संवेग परिवर्तन को ही बल बोलते हैं। ये न्यूटन के सेकंड नियम में हम बताए थे। ठीक है, इसके बाद संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम क्या है, यदि दो या दो से अधिक पिंड को समुदाय या पिंड को, ठीक है, एक बाह्य बल कार्य करता है तो जो समुदाय में उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं संवेग परिवर्तन का नियम। कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, और ये परिवर्तन और उस पर लगने वाले बल के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। ठीक है, कार्य बराबर होता है F × d मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, d मतलब विस्थापन हो जाए तो FD cos थीटा हो जाएगा। जो हमारा फार्मूला बन जाएगा ये FD cos थीटा हो जाएगा। इस तरह से ये F क्रॉस d या F डॉट होता है। अब डॉट तो ये नहीं समझते हम लोग, ठीक, केवल इतना मान लो FD cos थीटा होता है। ठीक है, FD cos थीटा। बल का मात्रा न्यूटन होता है और मीटर डिस्प्लेसमेंट का मात्रा क्या हो जा रहा है, मतलब कि विस्थापन का मात्रा मीटर हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है 8 जूल 1 न्यूटन टू मीटर हो जा रहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है शक्ति या सामर्थ्य, पावर जिसे बोलते हैं। किसी मशीन द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, शक्ति या सामर्थ्य रहते हैं। कार्य करने की दर को क्षमता नहीं, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति या सामर्थ्य रहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ध्यान रखना, कार्य करने की दर को, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति या सामर्थ्य रहते हैं। तो 4/समय हो जाएगा। ठीक है, तो 4/समय, इसका मात्रा हो जाएगा वाट, हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट जो हमारा है ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता तो हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा जो हमारी होती है वो ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होगा। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर होगा ऊर्जा का मात्रा। ठीक है, ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा में हम गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को मिला के होता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, जिसमें गति होता है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। इसका जो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा होता है mgh,
ठीक है। किसी वस्तु को ऊपर मतलब कहीं पर भी स्थिति पृथ्वी से कहीं दूर स्थित है, ऊपर स्थित है, तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा आपकी शून्य भी हो सकती है, पृथ्वी पर स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या होती है, शून्य होती है। एक और हमने इस पॉइंट में बताना भूल जाते हैं, एक जो शक्ति होता है, शक्ति अब बहुत कई बार पूछा जाए, शक्ति जो होता है वो हार्स पावर, ठीक है, हार्स पावर होता है 746 वाट, कई बार पूछा जाए हार्स पावर 746 वाट जो होता है, ठीक है। एक हार्स पावर जो होता है घोड़े की शक्ति, ठीक है, ऐसा भी बोल सकता है घोड़े की शक्ति या हार्स पावर जो होता है वो 746 वाट जो होता है। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले हमें देखना है पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ था। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। मैंने बताया था न्यूटन के गति का पहला नियम किसमें, दो मैंने जो थ्योरी थोड़ा सा ज़्यादा मैं ढंग से मतलब कि पूरा विस्तार में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप इसे चाहो तो पूरा पढ़ोगे, क्योंकि मैंने ही पूरा पढ़ा है तो मुझे सब चीज़ें इसमें याद हो रही हैं लगभग, तो उस वजह से मैं विस्तार में सरसरी तौर पर पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप जैसे कभी खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टाइम पास जिस कर रहे हैं, तो आप इसे चला लीजिए, तो आपको सुनते सुनते चीज़ें याद हो जाती हैं। तो देखिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम हमने बताया था, जड़त्व का नियम बोला जाता है। न्यूटन बल की परिभाषा भी मिलती है न्यूटन के प्रथम नियम से, तो तीसरा हो जा रहा है जड़त्व का नियम हो जा रहा है, तब भी पार्ट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड, आप ये क्या करिएगा, घटना चित्र का PDF या बुक हो तो आप बुक पूरा पढ़ा लिए, तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, ठीक, किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कम साधारण यंत्र कोई सा भी हो रहा यंत्र हो रहा है, वो व्यक्ति की किस प्रकार सहायता करता है, ऐसा तो है नहीं वो पैसा दे रहा, धन दे रहा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो क्या करता है, कम बल का प्रयोग करके उससे अधिक की बल की वस्तु को हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो कम बल का प्रयोग करके उससे अधिक मात्रा का बल वस्तु को उठा सकते हैं या कोई कार्य कर सकते हैं, कम बल से ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना, ठीक है। ये हमारी चीज़ें होती हैं साधारण यंत्र में। अब नेक्स्ट हमारा व्यक्ति का संवेदनशील, ठीक है, संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, ठीक है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है, ठीक है, गहरी सांस अंदर की तरफ लेता है, तो उसका वेट क्या हो जा रहा है, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसका वेट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अगर वो अंदर की तरफ सांस लेता है तो उसका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब सांस ले रहा है तो एयर उसके अंदर जा रही है, तो एयर का क्या होता है, वेट हो रहा है, तो इसका आंसर हो जा रहा है ए पार्ट, ठीक है। सांस लेने पर क्या हो रहा है, व्यक्ति का वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। सेंसिटिव मतलब कि बहुत जिसमें माइन्यूट सा अंतर आता है वहीं पर बताएगा, अदरवाइज कहीं बड़े वाले तराजू में बैठ जाए तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। सेंसिटिव में इसमें क्या होता है कि वो 8 लीटर में कितना ग्राम होता है, 1.02 ग्राम का वजन होता है 8 लीटर वायु में, और 8 लीटर वायु वो अंदर सांस लेने में आई जाती है, ठीक है। वॉशिंग मशीन, अब वॉशिंग मशीन की बात करें, वॉशिंग मशीन का कार्य क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत है, कार्य सिद्धांत जो है, अपकेंद्रण के नियम पर कार्य करता है। अपकेंद्रण, ठीक है, अपकेंद्रण होता है, अभिकेंद्रण भी होता है। वॉशिंग मशीन जो होता है अपकेंद्रण, वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा डाला जाता है उसमें कौन सा फोर्स लगता है कपड़े के ऊपर, ऐसे कभी पूछा जा सकता है, तो वो फोर्स लगता है अभिकेंद्रण, या उसमें होता है अपकेंद्रण फोर्स लगता है, ठीक है, अपकेंद्रण फोर्स लगता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 6 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश राशि। अब हमने इससे पिछले बार टाइम पर बताया था सदिश राशि अदिश राशि क्या होती है, कौन सी सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो देखो, विस्थापन हमारा क्या सदिश राशि है, बल हमारा सदिश राशि है, और वेग भी हमारा सदिश राशि है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, आयतन हमारा सदिश राशि नहीं है, ये क्या है, ये अदिश राशि है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, ये सदिश राशि कौन सी में सदिश राशि है। देखो, दाब हमारा क्या अदिश राशि है, कार्य हमारा अदिश राशि है, ऊर्जा हमारा अदिश राशि है, संवेग हमारा क्या है, ये संवेग जो है वो सदिश राशि है। संवेग बड़ा होता है P=m×v। अब v हमारा क्या है, v हमारा सदिश राशि है, m हमारा क्या है, अदिश है, तो मल्टीप्लाई करके v हमारा क्या आ जा रहा है, सदिश राशि है। इसका आंसर क्या हो जा रहा है, ए पार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, फिर वही पूछा सदिश राशि। अब इसमें देखो ऑप्शन बदला हुआ है, सदिश राशि क्या, सदिश राशि पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हमारा हो जा रहा है, समय हमारा अदिश राशि है, विस्थापन हमारा सदिश राशि है, चाल हमारा अदिश राशि है, दूरी हमारा अदिश राशि है, तो इसका आंसर आपका सी पार्ट हो जा रहा है। पदार्थ के वेग,
ठीक है। पदार्थ के संवेद, वेद नहीं, पदार्थ के संवेद और वेद के गुणनफल, ठीक है। तो ये अनुपात को पूछ रहा, अनुपात को, तभी गुणनफल भी पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले आप बात करते हैं पदार्थ का संवेद और उसका वेद के अनुपात को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। P बराबर क्या होता है हमारा, P बराबर m/v होता है। अब इसको डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा, m बचेगा, तो क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलेंगे, इसका सी पार्ट हो जाएगा। बल, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा है बल गुणनफल है, ठीक है। बल गुणनफल है, ये किस नियम से आया ये भी पूछ सकता है, बल गुणनफल है। तो बल हमने बताया था कि ये संवेद परिवर्तन से होता है, संवेद परिवर्तन से, ठीक है। ये क्या होता है, बल किसका गुणनफल है, F बराबर हो जा रहा है m/a, F बराबर m/a। m क्या है हमारा द्रव्यमान है, a क्या है हमारा त्वरण है। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, तो द्रव्यमान त्वरण b पार्ट, इसका आंसर हो जाता है, क्या हो जा रहा है, b पार्ट। नेक्स्ट देखो, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो, ठीक है, करने वाली संख्या हमारी क्या है, समान है, तो घन के किनारों लंबाई, तो घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई होगी, कितनी हो जाएगी हमारी, कह रहा है यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ दोनों समान है। आयतन मतलब घन का आयतन क्या होता है, v बराबर होता है a³ होता है, कितना होता है, a³ होता है। और उसके बाद उसका घन क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ या शीर्ष a² होता है। दोनों से कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाए, a बराबर हमारा इतना आ गया, a बराबर हमारा शीर्ष आ गया, कितना हो गया, शीर्ष। तो कह रहा किनारों की संख्या की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, शीर्ष आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, शीर्ष इकाई। इसका आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी पार्ट, शीर्ष वहाँ लिखा हुआ है, ये देखो डी पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण, उसमें हम क्या करते हैं, ऊर्जा की बचत करते हैं, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये होता है ऊर्जा हमारा क्या रहता है, नियत रहता है। ऊर्जा हमारा क्या है, नियत रहता है। ऊर्जा तो ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, यही सही है, ठीक है। ये पार्ट नहीं, तब विनाश, ये विनाश होता है, तो विनाश नहीं किया जा सकता, इसमें विनाश होता लिखा हुआ, गलत है ये ऑप्शन, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, हर किसी पॉइंट पर ऊर्जा क्या होता है, नियत होती है। ऊर्जा का ना तो विनाश किया जा सकता है ना ही सृजन किया जा सकता है। इसमें देखो पहला ऑप्शन में उल्टा लिखा हुआ है, कह रहा ऊर्जा सृजन और विनाश होता है, वो होता नहीं है, नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। तो जल्दबाजी में ऑप्शन गलत भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पीसीएस 2000 में पूछा गया था। नेक्स्ट जो है हवा की ऊर्जा, जो हमारी हवाएं होती हैं, हवाओं की में कौन सी ऊर्जा, हवा जब बहती है, हवा ऐसे बह रही है, ये हवा बह रही है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, केवल गतिज ऊर्जा होती है। अब देखो गतिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें वेग हो रहा है तो इसमें क्या हो जाए, केवल गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वायु शक्ति, ठीक है। वायु शक्ति मतलब विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी में कौन सा मतलब रूप होता है, विंड एनर्जी मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि विंड एनर्जी में कौन सी एनर्जी होती है, तो क्या होती है विंड एनर्जी में, विंड जब हवा फ्लो करती है तो उसमें क्या होता है, वेग होता है, और वेग कहाँ होता है, काइनेटिक एनर्जी में होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जा रहा है हमारा काइनेटिक गतिज ऊर्जा, क्या हो जा रहा है, गतिज ऊर्जा ऑप्शन हो जा रहा है, ठीक है। गतिज ऊर्जा हमारे जब विंड एनर्जी होती है वहाँ पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। ये ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, उसमें बैठे एक यात्री को सिर पीछे की ओर झुक जाता है। जैसे वो चलना प्रारंभ करती है तो उसका सिर जो है पीछे तरफ झुक जाता है, इसको क्या है, जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। पर जड़त्व क्या होता है, एक गति का नियम होता है, एक क्या होता है स्थिरता का नियम होता है, ठीक है। जड़त्व के गति का नियम और जड़त्व स्थिरता का नियम। गति के नियम में क्या होता है, जब बस चल रही होती है, ब्रेक लगाया जाता है तो आगे की तरफ झुक जाता है, आगे तरफ झुक जाना हमारा जड़त्व के गति का नियम हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद क्या है, अब मान लो बैठे हुए हैं फिर अचानक चल रहे, तो ये क्या होता है, स्थिरता का नियम होता है। जड़त्व के स्थिरता का नियम, जड़त्व के स्थिरता का नियम होता है और जड़त्व के गति का नियम भी होता है। मतलब कि गति का जड़त्व और स्थिरता का जड़त्व दोनों होते हैं। यहाँ पर दोनों आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं। देखो स्थिरता का दिया हुआ है, एक गति का। ये आपका कौन सा है, बैठा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, अचानक चलती है तो हमारा स्थिरता का नियम हो जाता है, और चलती हुई में ब्रेक लगाते हैं, रोकते हैं, तो वहाँ पर गति का जड़त्व कहलाता है, ठीक है। अब ये दोनों जड़त्व जो होते हैं ये हैं न्यूटन के प्रथम नियम से परिभाषित है। न्यूटन के प्रथम नियम से परिभाषित है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, जब कोई वस्तु गति अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है, वो स्थिर अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यही ये दोनों नियम जो हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, वो जड़त्व न्यूटन के प्रथम नियम से ले रहे हैं। तो इससे न्यूटन के प्रथम नियम को हमने बोला था आपको कि ये जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, और बल की परिभाषा भी उसी से डिफाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन हमारा, कथन ए और कथन बी, ठीक है। सबसे पहले कथन ए। कथन ए में देखो क्या रह रहा है, कथन ए में ये जब पूर्णतः घर्षणहीन, पूर्णतः घर्षणहीन मतलब कम्प्लीटली फ्रिक्शन लेस, जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, पर खड़ा एक व्यक्ति अपनी खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से पहले वह गति में ला सकता है, ठीक है। अब देखो जब घर्षणहीन रहेगा, ठीक है, घर्षणहीन रहेगा तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे खड़ा है तो मतलब खड़ा ही रहेगा, उसमें घर्षणहीन मतलब कि पैरों और फर्श के बीच में घर्षण नहीं होगा। घर्षणहीन मतलब ये होता है, ठीक, कम्प्लीटली क्या होता है, घर्षणहीन मतलब कि कम्प्लीटली घर्षणहीन पृष्ठ, मतलब कि उसमें आपको घर्षण नहीं लग रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कारण क्या है, यदि किसी तल पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो वह इसका संवेग एच परिवर्तन होता है, संवेग एच परिवर्तन होता है, ठीक है, संवेग एच परिवर्तन होता है। तो अब इसमें क्या है कि ये पहली बात तो दोनों बात अलग अलग हैं, दोनों बात सही भी हैं। घर्षणहीन में जब घर्षणहीन है तो उसमें कोई घर्षण बल नहीं लगेगा, तो मतलब कोई बाह्य बल नहीं कार्य कर रहा, कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, वो तो ठीक है। अब इसमें क्या यदि तंत्र में कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं होता, कोई बाह्य बल क्रियाशील ना हो, जैसे मान लो हम खड़े हैं उसमें कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उसमें क्या है, इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं होता, मतलब उसका संवेग परिवर्तन नहीं होता। बात बिल्कुल सही है, जब बाह्य बल नहीं लगेगा तो उसमें संवेग परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर जब हम खड़े हैं तो उसमें हमें बल की कोई बात ही नहीं की गई, हम केवल खड़े हैं, घर्षणहीन फर्श है, ठीक है, तो बल हम वहाँ पर खड़े हैं। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर क्या है एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं करते, तो इसका आंसर ना हो जा रहा, बी पार्ट हो जा रहा। नेक्स्ट जो हमारा सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, तो रीज़न क्या है, जैसे हम सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। बर्फ़ पर चलना इसलिए कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ जो होता है वो घर्षण लेस होता है, ठीक है, घर्षण उसमें नहीं होता है, घर्षण कम होता है, या ऐसे बोल सकते हैं, चल सकते हैं पर घर्षण कम होता है। जिसमें घर्षण हो रहा ही नहीं तो उसमें हम चल ही नहीं पाएंगे, घर्षण नहीं हो रहा तो उसमें चल ही नहीं पाएंगे। बर्फ़ में हम चल सकते हैं पर क्या घर्षण लेस होता है, घर्षण कम होता है, तो इस वजह से इसमें क्या बर्फ़, इसमें कोई ऑप्शन है सड़क क्या बर्फ़ जो सत्य होता है, ये गलत है, ठीक है, ये है ही नहीं है। घर्षण के बारे में जहाँ वर्णन करेगा वही आंसर सही हो जा रहा है। जब हम अपने पैर पर धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, भी गलत है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, घर्षण कम होता है, घर्षण के बारे में आंसर दिया हुआ है। बर्फ़ में घर्षण कम होता है, सड़क पर घर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए सड़क पर चलना आसान होता है। निम्न कथन में से निम्न कथन पर किसी कथन पर उससे निकलकर एक निष्कर्ष, ये तो एक कथन दे रखा है, एक निष्कर्ष दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कथन हमारा कौन सा सही है इसमें, सबसे पहले हमको ये बताना है, विचार कीजिए, ठीक है। पहला जो हमारा है भरी हुई गाड़ी, ठीक है, को चलने में, ठीक है, उसके चालमान रखने के लिए, ठीक है, आवश्यक ताकत की अपेक्षा अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट जो हमारा कथन कह रहा है कि एक भरी हुई गाड़ी है, ठीक है, जिसको हम चलाना है, ठीक है, भरी हुई गाड़ी को हमको चलाना है, तो उसमें क्या है कि और चली हुई गाड़ी पर जो एक गाड़ी क्या है हमारी स्थिर अवस्था में, ऐसे समझो
ये हमारी स्थिर अवस्था में है, ये स्थिर अवस्था में ये हमारी गाड़ी है। इसमें धक्का देकर इसे चलाएंगे, ठीक है। तो इसको चलाना थोड़ा कठिन होता है, और एक जो मूवेबल गाड़ी है उसमें आप धक्का देकर चलाएंगे, वो तो चला ऑलरेडी रही है, तो और तेज चलाना चाहेंगे तो वो आपको आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, मतलब कि स्थितिज घर्षण बल, स्थितिज घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक जब ज़्यादा होता है तो घर्षण बल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका ऑप्शन क्या हो जा रहा है, स्थितिज घर्षण। घर्षण क्या होता है, हमारा कम होता है। यहाँ पर हमारा जब सबसे पहले रेस्ट में होती है तो घर्षण गुणांक क्या होता है, कम होता है। जैसे 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 रेस्ट स्टाप मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, जैसे सीमांत घर्षण बल रहते हैं, सीमांत घर्षण बल से जब पार हो जाता है तो वस्तु हमारी गतिमान अवस्था में आ जाती है। वस्तु हमारी जब गतिमान अवस्था में आ जा रही है तो उस समय घर्षण बल हमारा कम लगेगा। जब वस्तु हमारा गति में आ जाता है तो हमारा घर्षण बल कम कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें क्या, एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए क्या है, गतिमान अवस्था में जब रहेगी तो उसमें ताकत कम, धक्का कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। 19.8 मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर, स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मतलब कूदता है, ठीक है। यहाँ से मतलब एक नाव है, स्थिर नाव है, ये हमारी क्या है, स्थिर नाव हो रही। यहाँ से वो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से कूदता है, ठीक है। नाव कितना पीछे, और नाव जो हमारे इतना पीछे हो जाती है 0.5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो बताइए नाव द्वारा मनुष्य को कितने गुना, अब उसका द्रव्यमान, तो पूछ रहा है कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितने गुना है। तो इस बिल्कुल आसान है, द्रव्यमान परिवर्तन जो हमारा कितना द्रव्यमान, तो जब कूदेगा तो संवेग परिवर्तन क्या हो जा रहा है, हमारा बराबर हो जा रहा है। संवेग परिवर्तन क्या हो जा रहा है, संवेग परिवर्तन हमारा क्या हो रहा है, बराबर, मतलब कि संवेग परिवर्तन क्या हो रहा है, संवेग परिवर्तन जो हमारा 0 हो जा रहा है, मतलब कि दोनों संवेग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। संवेग परिवर्तन, या ऐसे बोलें संवेग संरक्षण का नियम लगेगा इसमें। अगर कोई पूछता है इसमें कौन सा नियम लग रहा है, तो संवेग संरक्षण नियम लगता है। संवेग संरक्षण में क्या होता है, v1m1 माइनस v2m2 इजिकल टू 0 होता है, ठीक है। तो या मैं ऐसे कहूँ v1m1 इजिकल टू v2m2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों संवेग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक में कितना है, ये हमारा 5 है, और इसमें कितना है, m1 है, और यहाँ पर कितना है 0.5 है, और यहाँ कितना है m2 है। तो देखो यहाँ से ये वैल्यू कट जा रही, कितना हो जा रहा, 10 m1 हो जा रहा बराबर m2 के। मतलब कि मनुष्य का जो वेट है वो कितना होगा, मनुष्य का जो वेट है, जो नाव का 1/10 टाइम्स होगा। या ऐसा कहूँ कि नाव का जो वेट है वो मनुष्य के 10 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो कितने गुना हो जा रहा है, 10 गुना हो जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जा रहा है, 10 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल, गतिज, दोनों की गतिज ऊर्जा हमारी क्या है, सेम है, ठीक है। गतिज ऊर्जा हमारी क्या है, सेम है, ठीक है। यदि वो समान अवरोधक बल लगाया जाएगा, ठीक है, तो वो क्रमशः कितनी दूरी ट्रेवल करेंगे, ठीक है। समान अवरोधक बल, ये दोनों गतिज ऊर्जा हमारी क्या है, दोनों की सेम है। अब जब यहाँ से अवरोधक बल लगाएंगे तीनों में, तो कितनी दूरी जाकर रुकेंगे, तो तीनों क्या हो जाएगा, समान दूरी जाकर रुकेंगे। तो दूरी हमारी क्या हो जा रही, सेम हो जा रही। अवरोधक बल हमारा क्या है, जब सेम है तो अवरोधक बल जो होता है वो त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक है, वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। गतिज में क्या होता है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पर देखो m, ठीक है, m जो हमारा है, m अलग है, वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी पर निर्भर ही नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 21, दो समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का अनुपात, गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया हुआ 4/9 दिया हुआ गतिज ऊर्जा, ठीक है। तरत समान द्रव्यमान मतलब mv², ठीक है, डिवाइड यहाँ 1 कर देते हैं mv2², ठीक है, v2², यहाँ दोनों समान कैंसिल आउट हो जा रहा है, स्क्वायर इधर आ जा रहा है,
रूट कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जा रहा है 2/3 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 2/3। तो ये ऑप्शन है 2/3, बी पार्ट ऑप्शन हो जा रहा है इसका। ये पूरा एक्सप्लेन किया देखो इस तरह से। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो हो जाएगा 22, एक व्यक्ति कार में विरामावस्था में बैठा हुआ है, ठीक है। विरामावस्था में है। सड़क में एक कार सड़क से कार के 4 पहिए, ठीक है, 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है, ठीक है, सभी पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधा समतल सड़क पर चलती है तो पहिए प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या होगा। अब देखो, जब वो चलेंगे उस समय जो प्रतिक्रिया होती है R बराबर वो हमारा क्या हो जा रहा है mg हो जा रहा है। R बराबर हमारा क्या हो जा रहा है mg हो जाता है। R डिवाइडेड बाई R इस कितना हो जा रहा है हमारा mg। R बराबर जो हमारा क्या है mg हो जा रहा है। जो हम प्रतिक्रिया होती है हमारी क्या होती है R बराबर वो mg हो रहा है, ठीक है। अब जब चलने लगेगी तो देखो, जैसे ये हमारी कार है, ये हमारे पहिए हो गए, ठीक है, 2 उस साइड होंगे। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया R होगी, ठीक है, और यहाँ पर जब अभी तो स्थिर है, जब चलने लगेगी तो जैसे इधर मोशन हो रहा है तो इधर हमारा क्या है फ्रिक्शन फोर्स लगेगा μ/r। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये हमारा क्या है यहाँ पर जो प्रतिक्रिया का मान क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है, ठीक है। प्रतिक्रिया का मान क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है। मैंने अभी बताया था जब मौसम में आवाज़ आता है तो वहाँ क्या होता है घर्षण बल हमारा क्या हो जाता है कम हो जाता है। घर्षण बल हमारा क्या हो जाता है कम हो जाता है। 23 में देखो, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंक, जो हमारा तेल का एक जो टैंकर है समतल सड़क पर आगे की ओर इस समान त्वरण से जा रहा है, ठीक है। तेल का मुक्त पृष्ठ जो हो रहा है हमारा क्या हो रहा है मुक्त पृष्ठ वो क्या हो रहा है क्षैतिज हो रहा है। क्या हो रहा है कैसे क्या हो रहा है, जैसे हमारे पास ये टैंकर है, ये हमारा तेल का टैंकर है, इसमें क्या पूर्णता नहीं भरा हुआ है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, ठीक है। जब ये मूव करेगा, ठीक है, जब ये मूव करेगा तो क्या हो रहा है एक क्षैतिज, जब ये मूव करेगा तो तेल इस तरह से मतलब हो जा रहा है, एक इंक्लाइन बना ले रहा है क्षैतिज से एक अनंत, क्षैतिज से ये जो इंक्लाइन बनाता है, ठीक है। ये हमारा जो इंक्लाइन की हिंदी जब ये इंक्लाइन बनाएगा तेल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जब मोशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से टैंकर में तेल भरा हुआ है, ठीक है, टैंकर में तेल भरा, अगर मोशन इधर हो रहा है तो क्षैतिज आपका इस तरह बनेगा, मतलब यहाँ तो तेल का कम हो रहा है और यहाँ तेल हमारा क्या हो जा रहा है ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो, तो इस तरह से जो रेखा बना जिसे बोलते हैं अनंत रेखा। अनंत रेखा मतलब इंक्लाइंड रेखा, क्या बना है इंक्लाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर है क्षैतिज से इस प्रकार अनंत हो रहा कि पीछे का जो सिरा है वो अधिक हो रहा है। पीछे का सिरा क्या हो जा रहा है हमारा अधिक गहराई पर हो रहा है, पीछे का सिरा जो है अधिक गहराई। तो इसका आंसर हमारा हो जा रहा है सी पार्ट। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तत्वों पर हमको विचार करना है। तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर एक मतलब पहिया जो है ये वृत्ताकार पथ पर आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या है, अब देखो बाहरी जो हमारा इस तरह से जैसे है, ये एक कार है, ये हमारे कार के ये 4 पहिए हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे कार के 4 पहिए हो रहे हैं, ये वृत्ताकार घूम रहा है। इस प्रकार से जब घूम रहे हैं तो इसमें प्रतिक्रिया के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, प्रतिक्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो बाहरी पहियों पर क्या उल्टा लगेगा, बाहरी पहियों पर कैसा प्रतिक्रिया, ये बाहरी मतलब ये बाहर जो पहिए हैं इस पर जो प्रतिक्रिया होगी ये बाहर की तरफ होगी, ठीक है। और ये जो अंदर वाले हैं बाहर की तरफ खिंचते, ये इधर क्या हो रहा है ये अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है, अंदर की तरफ लगेगा। तो इसका आंसर अपना हो जा रहा है ये हो जा रहा है 1 और 3 स्टेटमेंट आपका सही हो जा रहा है। नेक्स्ट जो है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। त्वरण
वेट परिवर्तन की दर मतलब कि वेट में अंतर डिवाइडेड बाई समय, ठीक है। वेट परिवर्तन दर को तुरंत इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है ये गति के नियम से आया हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर गुरुत्व के अधीन, ठीक है, गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन मतलब कि अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या था, इसमें त्वरण था, इसमें क्या हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण हो रहा है। गुरुत्व के अधीन त्वरण जो हमारा बात के अधीन जो गति होगी, यहाँ पर देखो ग्रहण की गति होती है, ग्रहण की गति होता है सूर्य चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं वो गुरुत्वीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। गुरुत्वीय बल के कारण जो है सूर्य, हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर बहुत सारे ग्रह जो हैं वो इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग दूरी पर हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो जैसे ये सूर्य हो जाए, जैसे हमारा सूर्य है, इसके बाद फिर ये बहुत सारे ग्रह हैं अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। तो ये क्या सभी क्या सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा किस बल के कारण लगाते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जर्मन के खगोलीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने जोहान कैप्लर ने सूर्य चारों ओर ग्रहों को चक्कर लगाने का नियम को प्रतिपादित किया था। तो इसका प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम सभी ग्रह सूर्य चारों ओर इस मतलब दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार समझते हो, जैसे ये इस तरह से हमारा चक्कर होता है, जैसे हम ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा क्या है, तो तभी क्या है कि ये हमारी जो डिस्टेंस ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है, फिर घूमते घूमते तभी ये हमारा डिस्टेंस कम हो जाता है, फिर कम ज़्यादा। तो ऐसे मतलब क्या है, इसमें रेडियस हमारी क्या, सूर्य हमारा सेंटर होता है पर रेडियस हमारी कम ज़्यादा होती रहती है, तो इसको ऐसे वृत्त को बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। तो ये हमारा दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है द्वितीय परिक्रमा करते हैं, और सूर्य जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक फोकस होता है, सूर्य हमारा क्या कहलाता है, फोकस होता है। द्वितीय नियम जो है, सूर्य से किसी ग्रह को मिलने वाले रेखा समान या मिलने वाली जो रेखा होता है समान समानांतरण का क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल पर करती है, ठीक है, जो समान क्षेत्रफल पार करती है। जैसे मान लीजिए मिलने वाले की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ से यहाँ तक समान समानांतरण, तो ये जो हमारा हो जा रहा है, ये जो क्षेत्रफल हो रहा है, जैसे हम यहाँ से ये वाला क्षेत्रफल की बात करें वो क्या होता है, समान हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ 1 सेकंड पर है, तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है हमारा 1 सेकंड, यहाँ कितना हमारा 2 सेकंड, तो इनका जो समानांतर, तो ये जो क्षेत्रफल हमारा आएगा वो क्या होगा, दोनों सेम होंगे। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो इनका जो अंतराल जो है समान अंतराल है, तो एरिया हमारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, एरिया हमारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ये द्वितीय नियम था उनका, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है तृतीय नियम, ठीक है, उन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला, किसी भी ग्रह के परिक्रमा काल का वर्ग उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष मतलब सेमी मेजर एक्सिस के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ, इस प्रकार से होता है t² = होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, a³ होता है, ठीक है, ये होता है। इसको t² लिखते हैं KA³ होता है, ये फार्मूला हो जाएगा, आगे मिलेगा क्वेश्चन में। न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये बताया जाता है, जब 2 पिंड, ठीक है, जब 2 पिंड को पास लाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। हमेशा पिंडों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। जैसे मान लो उन्होंने ये कहा था कि कोई भी पिंड है वो पृथ्वी की तरफ अपनी तरफ आकर्षण करते हैं, पृथ्वी की तरफ आकर्षण होता है, ठीक है। तो ये हमारा कोई वस्तु का भार इसका m1 मान लिया, ये हमारा पृथ्वी का भार m2 हो जाए, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स हो रहा है, आकर्षण फोर्स हो रहा है, ठीक है। जो पिंड हमारा बड़ा हो रहा है उधर ही क्या हो रहा है, आदमी आकर्षण हो रहा है, ठीक है। तो 2 पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, और उनके दूरी के वर्ग के विकमानुपाती होता है, उनका ये नियम था, ठीक है। नियम जो हमारा है, 2 पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल गुणनफल का जो है क्या है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बोल सकते हैं, और उनके दूरी के वर्ग के विकमानुपाती होता है, ठीक है। इसको मैथमेटिकल में देखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, F= हो जाएगा m1 m2 हो जाएगा, और इसके बाद फिर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r², ठीक है। तो 1/r², इन दोनों कंबाइंड करके लिखेंगे तो ये m1 m2 / r², ये हो जा रहा है। इसके बाद फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारा एक नया कॉन्स्टेंट आ जाता है G, कैपिटल G, ठीक है, नया कॉन्स्टेंट आता है कैपिटल G, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें हमारा आ गया कैपिटल G, F = कैपिटल G m1 m2, ठीक है।
F बराबर G_m1_m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा G क्या होता है, G जो होता है ये अनुक्रमानुपाती स्थिरांक बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी को बाद में उन्होंने बोला गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल रोटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है, यूनिवर्सल रोटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में हमारा रिलेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है देखो, ये हो जाए F बराबर होता है G_m1_m2, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और F बराबर हमारा, और हम बात करें फोर्स क्या होता है, m×g होता है। वेट की बात करें m×g, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m1 से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये g की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखो इंटर रिलेशन जो हमारा आया है, ये कितना हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा स्मॉल g बराबर हो जाएगा कैपिटल G m_e डिवाइडेड बाई r_e। m_e क्या हो रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान। m_e क्या है हमारा, पृथ्वी का द्रव्यमान है। और g क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। और r_e क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है। नेक्स्ट जो है उपग्रह, उपग्रह की जो चाल होती है। ठीक है, ये पूरी थ्योरी अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उपग्रह की जो चाल है, उपग्रह की कक्षीय चाल, ठीक है, जिसको हम V0 से डिनोट करेंगे। उपग्रह की जो कक्षीय चाल है ये जो है, ठीक है, ये हमारा उपग्रह की कक्षीय चाल। ठीक है, तो जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रह होते हैं और एक उपग्रह होता है, जैसा पृथ्वी का उपग्रह हो गया। ठीक है, तो जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है तो उस पर एक उसके केंद्र की तरफ अपकेंद्री बल डाल जाता है, उसके केंद्र की तरफ एक बल डाल जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। उसके केंद्र पर एक बल डाल जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, अपकेंद्री बल। और ये वैल्यू होती है mv² डिवाइडेड बाई आर। कितनी वैल्यू होती है, mv² डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ v हमारा इतना हो जा रहा है, देखो ये वैल्यू जो होती है mv² डिवाइडेड बाई आर। v तो जरा क्या, V0 कक्षीय चाल को हमने V0 से लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, बराबर कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, तो कक्षीय वेग का फार्मूला बन जा रहा है। कक्षीय वेग का जो हमारा हो जा रहा फार्मूला, ये देखो कक्षीय वेग का फार्मूला हो जा रहा, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें आप नेक्स्ट जो हमारा है पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग ऐसा वेग होता है जो अब जिस वेग से हम मान लो यहाँ से पृथ्वी से कोई वस्तु को हमने फेंका, अब वो वस्तु पलायन कर जाए, मतलब कि उसे इस वेग से फेंको कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को पार करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण को पार करके बाहर निकल जाता है तो फिर वो कभी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आता है। ठीक है, या ऐसा कहा जाए कि ऐसा वेग जब कोई वस्तु मतलब पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को पार करके बाहर निकल जाए और फिर कभी मतलब वापस ना आए, तो उस वेग को क्या बोलते हैं, पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, तो पलायन वेग जो होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये पलायन वेग जो हो जा रहा है वही सेम तरीका है जैसे कक्षीय वेग निकालते हैं उससे पलायन वेग निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पलायन वेग हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा 2G_me डिवाइडेड बाई RE का रूट होता है। ठीक है, तो G का हमारा कैपिटल G हो गया, ME अपनी पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पलायन जो वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी पिंड को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंकें, ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकें तो वो आपका वो वस्तु क्या हो जाएगी, पलायन कर जाएगी। ठीक है, कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध है। कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध क्या है, ये हमारा है कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध। जो पलायन होता है वो √2v से, अगर मान लीजिए ये जो हमारा पिंड पृथ्वी के चारों ओर जो कोई चक्कर जा रहा है, अगर उसको √2 टाइम्स गति बढ़ा दी जाए तो वो चाहे वो पिंड को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। वो जो हमारा पिंड है वो पृथ्वी के उपग्रह से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना गुना बढ़ाना पड़ता है,
ये हमारा दिया हुआ √2 टाइम्स। √2 टाइम्स आप कक्षीय वेग बढ़ा देंगे तो वो क्या है, पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, फिर वो कभी मतलब पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। सरल गति क्या होती है? सरल गति जो होती है, सरल गति जैसे हम किसी इस तरह से रोड पर हम गति करते हैं, ये हमारी सरल गति कहलाती है। ठीक है, सरल गति में क्या होता है, ये सरल रेखा में जो हमारा गति होती है तो उसे हम बोलते हैं सरल गति बोलते हैं। ठीक है, एक होता है फिर दोलन गति। दोलन गति क्या होती है? दोलन गति जो है, जैसे ये हमारा यहाँ से हमने किसी पिंड पर यहाँ पर इस तरह से गति जो होती है हमारा ऐसे, तो ये हमारे यहाँ दोलन गति होती है। तो दोलन गति में क्या होता है, हमारा जो पाथ होता है वो रिपीट होता है, पाथ हमारा रिपीट हो रहा है, तो ऐसे गति को क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है दोलन गति या सरल लोलन गति बोल सकते हैं। ठीक है, सरल लोलन गति का जो आवर्तकाल होता है, ठीक है, आवर्तकाल कितना होता है? आवर्तकाल होता है 2πL/g रूट। ठीक है, टी बराबर होता है 2πL/g। तो कहने का मतलब है टी बराबर हो जाएगा 2πL/g का रूट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है टी की वैल्यू वो जी पर निर्भर करती है और लंबाई पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो, ये हमारा स्पेक्ट्रल लोला के आवर्तकाल जिस पर निर्भर करता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना। ठीक है, आवर्तकाल जो है उस लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, लंबाई पर निर्भर करेगा और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ सब बिट्टुमानुपाती होता है 1/10, उसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद फिर सेकंड लोलट। ठीक है, सेकंड लोलट जो होता है, सेकंड लोलट यदि किसी लोलट का आवर्तकाल 2 सेकंड है, ठीक है, किसी लोलट का आवर्तकाल कितना है? 2 सेकंड है, तो वो हमें उसे बोलते हैं सेकंड लोलट। जैसे आवर्तकाल का मतलब होता है, जैसे ये हमारा पिंड है, इस तरह से यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ, जैसे यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से फिर यहाँ जाना, फिर वापस आ जाना, तो ये हमारा क्या एक लोलट कहलाता है। मतलब जाना और आना, जैसे यहाँ से बात करें, जैसे यहाँ से बात करते हैं, ये यहाँ जाए फिर वापस वहीं पर आ जाए, तो एक आवर्तकाल मतलब एक लोलट कहलाता है। अगर ये इसका एक लोलट का 2 सेकंड का है तो ये हमारा सेकंड लोलट कहलाता है। नेक्स्ट है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित करते हैं? ठीक है, सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब पहले बताया गया था, ये न्यूटन ने बताया था। न्यूटन से पहले किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ये ब्रह्मोत्तर, ये इन्होंने बताया था ब्रह्मगुप्त। गुणोत्तर जो आपका गुप्त काल था, गुप्त काल से पहले, गुप्त काल के उसमें जो मतलब ब्रह्मगुप्त थे, गुप्त काल में ही ये ब्रह्मगुप्त थे। उन्होंने मतलब ये गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया था कि मतलब सभी पृथ्वी की तरफ सभी वस्तु चाहे पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं। अब क्या है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। ठीक है, आइजैक न्यूटन, इसका पूरा नाम जो था आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, इन्होंने जो नियम दिया था वो F बराबर G(m1m2)/r², ये आपका फार्मूला होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सार्वभौमिक नियम का न्यूटन ने किया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ने किया था। ठीक है, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखो, ये फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े रह पाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? वहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं है। गुरुत्वीय क्षेत्र ना होने का मतलब है वहाँ वायुमंडल नहीं है। ठीक है, वहाँ पर देखो, इसका आंसर जो हो जाएगा गुरुत्व नहीं है। गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं है मतलब समझ रहा है वहाँ पर गुरुत्व नहीं है, गुरुत्व नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए वो सीधे नहीं रह पाते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यान 2 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है ये एट सेब छोड़ देता है। ठीक है, एट सेब छोड़ता है तो वो क्या पृथ्वी पर आएगा? नहीं आएगा, वो भी क्या उसी वेग से चक्कर लगाने लगेगा। जैसे ये अंतरिक्ष यान है, ये क्या है? ये चक्कर लगा रहा है, मान लेते हैं पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इस तरह घूम रहा है। इसने क्या किया, यहाँ से कोई पिंड, यहाँ से कोई ये सेब छोड़ दिया, तो सेब भी क्या करेगा? उतने ही वेग से, जितने वेग से ये चक्कर लगा रहा है उतने वेग से पिंड भी क्या करेगा? पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जा रहा है हमारा पृथ्वी पर आज ये नहीं कम गति से भी गलत है। ठीक है,
अंतरिक्ष यान जो है साथ ही मतलब उसी गतिमान वेग से क्या चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट जो है हमारा पीसा की झुकी हुई मीनार जो है नीचे नहीं गिरती। जो पीसा की जो मीनार जो बनी हुई है, पीसा की मीनार इस तरह से बनी हुई है। पीसा की जो मीनार बनी हुई है ऐसे बनी हुई है, इस प्रकार से झुकी हुई मीनार बनी हुई है। तो पीसा की जो मीनार बनी हुई है वो झुकी हुई मीनार बनी है ऐसे, वो गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि उसका गुरुत्वीय केंद्र जो है, गुरुत्वीय केंद्र जो पृथ्वी के नीचे है अभी, उसका गुरुत्वीय केंद्र जो है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है, ऊर्ध्वाधर लाइन वो क्या है, वो तल के अंदर ही आती है। अभी क्या है, नीचे ही आती है और अभी वो कई वर्ष तक नहीं गिरेगी। उन्होंने बताया है कि 2030 तक और मतलब वो 2030 से 2050 तक मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। ठीक है, इस तरह उन्होंने बताया हुआ। क्योंकि जैसे ही मतलब उसका जो गुरुत्वीय रेखा है, गुरुत्वीय रेखा वो क्या अभी लाइन मतलब कहाँ पर, पृथ्वी पर है, इसलिए वो क्या वो स्थिर बनी हुई है। जैसे पृथ्वी ऊपर हो जाएगी ना, तब वो क्या हो जाएगा, उसके गिरने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा पृथ्वी, यदि पृथ्वी पर सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी कर दी जाए। ठीक है, अब क्या है, दूरी को यहाँ से पृथ्वी सूर्य की दूरी ने दुगनी कर दिया, तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या दुगना करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जा रहा है, जो फोर्स लगने वाला जो आकर्षण बल हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। कितना, 1/4 गुना कितना हो जा रहा है, 1/4 जो फिर बोल सकते हैं, इसका ऑप्शन हो जा रहा है। अब उसका क्या हो जा रहा, अब जो बल लग रहा हो रहा वो जितना पहले वाले बल का, ठीक है, वो क्या हो रहा है, 1/4 हो रहा है। कोई ऑप्शन है 1/4 का, सी पार्ट है। ठीक है, 1/4 का। ठीक है, इन्होंने इसको सॉल्व किया है, 1/4 निकल गया है, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, वही फार्मूला करके सॉल्व करेंगे, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, हमने बताया था एफ आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है। हमने डायरेक्ट रखा है, जिसने पहले जो फोर्स हो रहा है वो एफ मान लिया, तो इसका ना 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो गिराई जाती है, ठीक है, तो उसका भार क्या होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है तो उसका भार हमारा क्या हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। जी की वैल्यू क्या चेंज नहीं होती है, तो उसका भार जी सेम ही रहेगा। 9.81 मीटर पर सेकेंड, 9.81 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। तो इसमें क्या है, उसका अपरिवर्तित रहेगा, उसका जो भार क्या है हमारा अपरिवर्तित रहेगा। लकड़ी और लोहा और मोम, लकड़ी लोहा व मोम के समान आकार, जो आकार में के टुकड़े समान ऊंचाई से गिराए जाते हैं, तो समान ऊंचाई से गिराए जाएंगे तो क्या हो रहा है, नीचे कितने समय में गिरेंगे। जैसे 3 टुकड़े हैं अलग अलग मटेरियल बने हुए हैं, इनको नीचे गिराएंगे तो तेरा काउंट पहले आएगा, तो तीनों एक समान सभी एक साथ आ जाएंगे, समान समय पर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा हवा में लोहे और लकड़ी का भार क्या है, समान है। ठीक है, भार हमारा क्या है, समान है, समान। अब जब समान ऊंचाई से गिराते हैं, ठीक, क्या है, समान ऊंचाई गिराते हैं, तो कैसे, तो ये समान ऊंचाई से गिराएंगे। ठीक है, अभी इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो जिसमें था वो निर्वात में था। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने हवा की बात नहीं बोली, उन्होंने हवा की बात ही नहीं करी है। जब हवा की बात नहीं करेंगे तो उसको हम निर्वात समझते हैं। यहाँ से 3 इन्होंने गिराया, तो यहाँ पर समान ऊंचाई से हैं, इनका भार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान भार जो है, ठीक है, समान आकार की हैं, भार इनका अलग अलग हो सकता है, भार कुछ भी हो सकता है। आकार जो हमारा क्या है, आकार, ठीक है, तो कह रहा समान आकार सेम है, भार तो अलग अलग हो रहा है। लकड़ी का भार कम हो रहा है, लोहे का भार ज़्यादा हो रहा है, मोम का भार भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है लकड़ी से कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, वैसे लकड़ी से ज़्यादा ही भार हो रहा है। अब ये क्या है, जब कुछ नहीं बोले जाए तो निर्वात समझते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है, एक साथ पहुँचेंगे। ठीक है, जब उसने बोल दिया दूसरे क्वेश्चन में क्या है, कह कि ये हवा में गिराई जा रही है, कहाँ से गिराई है, हवा में गिराई जा रही है, तब यहाँ निर्वात की बात नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जिसका भार हमारा कम हो रहा है वो हमारा देर में पहुँच रहा है। तो क्या हो जा रहा है, ये हमारा हो जा रहा है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है, लकड़ी की गेंद हमारी क्या है, बाद में गिरेगी, क्योंकि इसका जो भार जो हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, भार कम हो जाए, इस वजह से इसमें समय लग जाएगा। अगर हम कहें लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, इस तरह से हमने छोड़ दिया, तो दोनों पृथ्वी पर कब गिरेंगे, दोनों समान ऊंचाई गिराया जा रहा है, तो समान समय में गिरेंगे। ये क्या है, निर्वात में ऐसा हो रहा।
और हवा में बात करेंगे तो ये टारस का जो टुकड़ा है ये बहुत समय बाद गिरेगा, लोहे का टुकड़ा पहले गिर जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें अभी जितने क्वेश्चन हैं 36 हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, निपटा देते हैं। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 तक हो गया था, यहाँ इधर हो गया और 10 तक हो गया था। 11 दो गेंद ए और बी हैं जिनका द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 10 kg या 1 kg है, दोनों क्या एच ऊंचाई से गिराई जाती थी नहीं, मैं से देखो दोनों क्या ऊपर से गिराई जाती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब इसे कुछ नहीं बोला गया है, तो क्या भूमि पर दोनों क्या समान पहुँचेगी। ठीक है, एक साथ भूमि पर दोनों एक साथ पहुँचेगी, हमने बताया था। अब ये केजी दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है चंद्रमा पर मानव का वजन, चंद्रमा पर मानव का वजन जो है एक वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। ठीक है, 1/6 रहता है, और चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है कम है, तो ये हमारा क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। पहला सही है, प्रथम फर्स्ट सही है, ये बात बिल्कुल सही है। वहाँ पर जी का मान जो है पृथ्वी के जी का 1/6 भाग है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 13 देखो, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। सब पृथ्वी के तल पर हर जगह समान होता है। इसके बाद ध्रुव पर सभी सर्वाधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। ध्रुव पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ध्रुव पर क्या होता है, जी का मान सबसे अधिक होता है। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ज़्यादा आप तो ये पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और ऑटोमेटिक थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मानव शरीर का भार जो होता है, मानव शरीर का भार का अधिकतम होता है कहाँ पर, ध्रुवों पर जी की वैल्यू क्या होती है, हमारे से समान होती है। सॉरी, ध्रुवों पर जी की वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, समान नहीं, अधिक होती है। ध्रुवों पर जी की वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है। पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, और इसके बाद गुरुत्व की मतलब कि अगर घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है, और घूर्णन गति घटाने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। और पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर हमारा जी का मान क्या होता है, हमेशा घटता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ध्रुव पर क्या होता है, हमारा ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और इस पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। इतना याद कर लीजिए। 15 एक पिंड का भार जो है, ठीक है, एक पिंड अधिकतम भार कहाँ पर होगा, अधिकतम भार कहाँ होगा, देखो अधिकतम भार। अब देखो वायु में जो हम देखो अधिकतम भार जो हो रहा हमारा, वायु, एक जल, एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अधिकतम भार कहाँ होता है, जहाँ पर जी की वैल्यू कम प्रभावित हो। तो क्या है, हाइड्रोजन पर जी की वैल्यू हमारी कम प्रभावित होती है, मतलब जी की वैल्यू हमारी क्या हो रही, ज़्यादा हो रही है हाइड्रोजन पर। नाइट्रोजन पर कम हो जाती है, जल पर भी कम हो जाती है, वायु पर भी हमारी टेम्परेचर। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमारा हल्की धातु है, सबसे कम हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है H, ठीक है, ये इसका भार कम होता है। ठीक, इसका भार हमारा कम होता है, जिसकी वजह से इसमें जो आकर्षण मतलब कि प्रतिकर्षण बल हो रहा है, मतलब कि अवरोधक बल हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो हमारा जी की वैल्यू कम हो जाए, मतलब कि बहुत कम प्रभावित होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है गुरुत्व के अधीन जो है विरामा अवस्था में मूर्त रूप से गिरने वाले किसी भी कण के मामले में समय t को विस्थापन d, ठीक है, विस्थापन d में कौन सा मतलब वो बनेगा, ठीक है, ड्रॉप बनेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, के अधीन विरामा अवस्था में से मुक्त अवस्था में, जब विरामा अवस्था से मुक्त अवस्था में जाएंगे, ठीक है, जैसे विराम यहाँ से छोड़ेंगे तो जी की वैल्यू क्या है, इस तरह से आएगी। ठीक है, जी पहले हमारी क्या रही, 0 थी, फिर क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या आ जाएगी हमारी कांस्टेंट। तो इसमें क्या पूछ रहा है, विस्थापन टी और विस्थापन में जी की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी, विस्थापन हमारा पहले हमारा क्या है, विस्थापन बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन हमारा बढ़ेगा, आंसर हमारा बी।
सॉरी बी पार नहीं, ये रेखी से थोड़ी ना बढ़ रहा है, विस्थापन की बात कर रहा है ना, विस्थापन। ये अगर डिस्टेंस की बात करता तो ये आंसर सही हो जाता, विस्थापन की बात कर रहा है, ऐसे बराबर हो जा रहा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी या जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर टी देखो, ये इसमें जितना समय बढ़ता जा रहा है उसमें क्या पैराबोला जैसे बने, तो ये हमारा पैराबोला वाला आ जा रहा है, ये पार्ट हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा गलती से क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसे बराबर बता दो जी टी स्क्वायर डाला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है ये चितने तल पर, जब चितने तल बोला जाए मतलब जहाँ फ्रिक्शन नहीं है, जब चितने तल की बात करेगा फ्रिक्शन नहीं है तो ये हमारा इतना हो जा रहा है। नेक्स्ट जो है ये वॉल्यूम डालेंगे तो 1/sin 2h डिवाइडेड बाई जी आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर विस्थापन हमारा क्या है, 0 हो जा रहा है विस्थापन। अब सबसे पहले इसमें करना है हमको, यहाँ पर वेलोसिटी हमारी क्या है 0, यहाँ से नीचे तक आना है, कितना समय लगेगा वो हमसे पूछा जा रहा है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जा रहा है, ऐसे बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से या जी टी स्क्वायर से आप फाइंड आउट करेंगे। ऐसे बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से यू आपका 0 है, एल लेंथ आपको जितनी दूरी कवर करनी है एल हो जा रहा है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपका टी की वैल्यू निकल आएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा 8 ऊंची इमारत से 8 गेंद, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड त्वरण से नीचे 3 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 सेकंड बाद कितनी दूरी ट्रेवल करेगा ये भी पूछा जा सकता है, वेट कितना हो रहा है ये भी पूछा जा सकता है। तो v बराबर होता है u प्लस जी टी। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, u हमारा 0 हो जा रहा है, प्रारंभिक है, ऊंचाई से गिराया जा रहा है। ठीक है, तो 9.81 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 27, 28, 29 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका, सी पार्ट हो जाएगा। कितना हो जा रहा है, सी पार्ट 29 मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 29 30 के बराबर हो जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है, यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान वही रहे, ठीक है, और उसकी त्रिज्या 1% बढ़ा दें, उसकी त्रिज्या 1% बढ़ा देंगे, त्रिज्या हमारा 1% बढ़ जा रहा है, तो उससे जी मान में क्या परिवर्तन, जी मान आप बढ़ जा रहा है, त्रिज्या 1% जब कम करेंगे, ठीक है, तो जी मान क्या 2% हमारा कम हो जा रहा है। ठीक है, जी मान ना 2% कम हो जाए, क्योंकि 1/r² होता है। ठीक है, 1/r², इसका चेंज कितना हो जाएगा, इसको 2 इंटू dr डिवाइडेड बाई आर, इसका dr डिवाइडेड बाई इंटू 100। अगर 8% यहाँ बढ़ा रहे हैं तो यहाँ 2% हमारा इंक्रीज कर जा रहा है, वो डिक्रीज करें तो इंक्रीज कर जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है विनाशकारी भूकंप, विनाशकारी भूकंप कितना होता है, ये 980 होता है, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये। 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट जो है 21 जो है एक वस्तु का पिंड, एक वस्तु सबसे पहले एक वस्तु पृथ्वी पर उसका जो द्रव्यमान है कितना है, वो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान 100 kg है। ठीक है, अब वो कहाँ ले जाए, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान वही से रहेगा, द्रव्यमान हमारा सेम रहेगा। अगर पूछता भार कितना हो जा रहा है, तो भार का 1/6 हो जाता है, तो जो भार अगर पूछा जाता है 100 g डिवाइडेड बाई 6 हो जाता है, ये भार हो जाता है। पर उसने द्रव्यमान पूछा, द्रव्यमान हमारा चाहे पृथ्वी पर रहे, चाहे चंद्रमा पर जाए, चाहे पृथ्वी की किसी लोट में चले जाएंगे, आपका द्रव्यमान सेम रहेगा। भारहीनता होता है, जिसमें भारहीनता कब होता है, जब जी की वैल्यू हमारी कम होती है। गुरुत्वाकर्षण घटता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण हमारा जब घटता है, और भारहीनता मतलब क्या है, जब भार हमारा 0 हो जाए, तो भार 0 कब हो रहा है, जब गुरुत्वाकर्षण का मान घटते घटते कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है, ए पार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है सम्मिलित करना है रेडियम, और उसके बाद फिर रेडियम, इसके बाद खोज, रेडियम की खोज किसने किया था, रेडियम की खोज हमारा मैडम क्यूरी ने किया था, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। इसके बाद पेंसिलिन के फ्लेमिंग एलेक्जेंडर ने किया था, इसका ए पार्ट हो जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एस रोएंटजन ने किया था, रोएंटजन कहीं है, हाँ रोएंटजन, फिर WA रोएंटजन ने किया था। ठीक है, चेचर की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने, इसका आंसर मिला लें तो ए पार्ट हो जा रहा है। इस तरह से आप रट डालिए पूरा। नेक्स्ट जो हमारा है 24, पृथ्वी पर कक्षित में लगभग 4,400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ये तेज़ गति से हम अपना अनुभव क्यों नहीं कर सकते हैं। अब जब पृथ्वी पर एक कक्ष पर 4,400 किलोमीटर प्रति घंटे की से घूमता है, इस तेज़ पर गति को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये है कि कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हम
अपेक्षा हमारी गति क्या होती है, शून्य होती है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो हमारी क्या होती है वो शून्य होती है। इसलिए हम इतनी तेज़ से जब घूमता है तो हम वहाँ पर अनुभव नहीं कर पाते हैं कि हम इतनी तेज़ से घूम रहे हैं, क्योंकि उसके रिलेटिव में क्या होता है, हमें जीरो महसूस होता है। नेक्स्ट जो है हमारा, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही हो रहा है। ठीक है, और जब गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो जा रहा है तो भार हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। भार क्या हो, शून्य हो जा रहा है, परंतु द्रव्यमान अपना वही रहेगा। द्रव्यमान हमारा सेम रहता है। द्रव्यमान पर कोई डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान हमारा कांस्टेंट रहता है, हमेशा सेम रहता है, हर जगह सेम रहता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी से नीचे नहीं गिरते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें हमारा आकर्षण बल होता है। आकर्षण इसका क्या हो रहा है, आवश्यक त्वरण की वजह से। ठीक है, आकर्षण बल। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जा रहा है, डी पार्ट हो जा रहा है। आकर्षण जो होता है वो किसकी वजह से होता है, उस पर गति पर आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एक भू उपग्रह अपने कक्ष से निरंतर गति करता है। ठीक है, उस पर अपकेंद्री बल को प्रभावित करता है तो जो प्राप्त होता है, उसमें बताइए क्या होता है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला कौन सा बल होता है, वो जो बल प्रभावित होता है वो क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। वो जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है वो किसकी वजह से घूमता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। 27 जो हमारा हो जा रहा है, 27 हमारा बी पार्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हो जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किया जाता है। कि मतलब उसे ट्रैक करते हैं, सुस्पष्टता से हम ट्रैक करते हैं। तो ये कौन सा प्रभाव होता है, ये हमारा क्या, डॉपलर का प्रभाव होता है। ज़्यादा हम किसी उपग्रह को जो हम मतलब ट्रेस करते हैं कितना कहाँ है कैसे है, तो वो हमारा डॉपलर के प्रभाव से होता है। किसकी वजह से होता है, डॉपलर के प्रभाव से होता है। जो ट्रैकिंग होती है वो डॉपलर के प्रभाव से होती है। 29 जो है, अपने कक्ष में से एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से होता है। पृथ्वी के चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है वो क्या है, उसमें आपका अभिकेंद्री एक होता है, एक होता अपकेंद्री, एक होता अभिकेंद्री। ठीक है, अभिकेंद्री एक होता अपकेंद्री। अभिकेंद्री जो बोलते हैं, अपकेंद्री अभिविमुख बल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अभिविमुख बल। केंद्र विमुख बोलते हैं। एक होता है अपकेंद्री, एक होता है अभिकेंद्री। अभिकेंद्री जो बोलते हैं केंद्राभिमुख, मतलब जिसका मुंह केंद्र की तरफ हो। ठीक है, अपकेंद्री, अप मतलब बाहर की ओर। जैसे हमारा ये पृथ्वी हो जाए और ये पिंड हमारा चक्कर लगाता है तो इसमें दो फोर्स लगते हैं। ये वाला फोर्स होते हैं अपकेंद्री, इसे बोलते हैं अपकेंद्री। जो अंदर की तरफ प्राप्त होता है इसे बोलते हैं अभिकेंद्री। अभिकेंद्री को बोलते हैं केंद्राभिमुख। केंद्राभिमुख बल बोला जाता है, मतलब इसका मुख जो है वो किधर की तरफ है, केंद्र की तरफ है, इसलिए बोलते हैं केंद्राभिमुख बल बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारा हो जा रहा है, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है, मेंस में आया था, 2013 में आया था। नेक्स्ट जो हमारा हो जा रहा है, प्रकृति के से ज्ञात बल को चारों तरफ से, ठीक है, विभाजित किया जाता है। तो इसमें 4 बल हमें दिए गए हैं, 4 बल। ठीक है, सबसे ज़्यादा बल इसमें अपना गुरुत्व चुंबकीय बल, दुर्लभ नाभिकीय बल। ठीक है, तो इसमें सबसे कम बल किस पे होता है, सबसे जो कम बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जो इसका जो प्रबल होता है, चारों में से सबसे प्रबल जो बल होता है, सबसे प्रबल बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। नेक्स्ट जो हमारा है, किसी क्वेश्चन नंबर हमारा 31, किसी लिफ्ट पर बैठा एक व्यक्ति का भार कब शून्य हो रहा है, जब अचानक देखो, जब अगर मतलब भार शून्य करना है तो जैसे हमारा क्या है, लिफ्ट जो ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जब जाती है तो हमें क्या होता है, ऊपर तरफ जब जाती है तो अपना भार क्या है, अधिक महसूस होता है। ठीक है, और जब नीचे तरफ आती है तो हमारा भार क्या होता है, जब नीचे तरफ आती है तो हमारा भार क्या है, कम महसूस होता है। अब जीरो कब महसूस हो रहा, जब वो किस वेट से आए, नीचे बिल्कुल वी वेट, मतलब कि जी त्वरण से नीचे आए। जी त्वरण से नीचे आने से क्या हो रहा हमारा, जब लिफ्ट त्वरित होते नीचे आती है, ठीक है, तब हमारा त्वरित होते नीचे आए, किस त्वरण से आए, तो वो हमारा जो हो जा रहा है, जब नीचे तरफ आएगी, जब लिफ्ट त्वरित होते ऊपर जाती, सबसे पूछा जा रहा है अधिक कब होता है, जब ऊपर जाने में, नीचे वाला कम होता है किसमें, नीचे आने पर। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है, ए पार्ट हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित होकर ऊपर जाती है तब भार हमारा क्या अधिक हो जाता है। ठीक है, अब भार कम कब होता है, जब नीचे तरफ होती है। अब भार शून्य कब होता है, जब नीचे तरफ आए और साथ में क्या उसका त्वरण कितना हो, जी के बराबर हो जाए, तब जीरो हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है, लोलक
की अवधि किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करती है, हमें बताया था द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहती, लंबाई और लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जा रहा है? बी पर हो जा रहा है। ये फार्मूला दिया हुआ टी बराबर 2 पाई, ये होता है टी बराबर 2 पाई L/G होता है रूट में। ठीक है, ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट जो है ये हमारा है लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। सुस्त होने का मतलब तो लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है जब L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 4 के, ठीक है, रूट के अंदर। तो जब ये बढ़ेगी तो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर जा रही है। तो इसका आंसर कितना हो जा रहा है? लंबाई गर्मी के दिन में गर्मी के दिन लंबी दृढ़ है, ठीक, कुंडली में घर्षण दृढ़ है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, सी पार्ट हो जाए। लोलक की क्या होता है? लंबाई बढ़ जाती है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा है एक लकड़ी नहीं, एक लड़की जो है झूले पर बैठी हुई थी। एक लड़की झूले पर बैठी हुई थी, यहाँ पर ये झूला है, ये हमारा जो झूला है, यहाँ लड़की बैठी हुई है। ठीक है, अचानक वो खड़ी हो जा रही है। जब खड़ी हो जा रही है तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जा रहा है? वो कम हो जा रहा है। इफेक्टिव लेंथ क्या हो जा रहा है? हमारा कम हो जा रहा है। तो फोर्स जो हमारा आवर्तकाल हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। आवर्तकाल क्या हो जा रहा है? लंबाई कम होने पर आवर्तकाल क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। आवर्तकाल हमारा क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। इसका आंसर तो है ए पर है। अगर लंबाई बढ़ जाती तो क्या हो जाता? आवर्तकाल बढ़ जाता। ठीक है, इफेक्टिव लंबाई क्या हो जा रही? कम हो जा रही। जैसे मान लो पहले ये ऐसा था झूला, ये यहाँ पर लड़की बैठी थी, जब खड़ी हो जा रही तो इसका तो ये इफेक्टिव लंबाई ये हो जा रही ना, इफेक्टिव लंबाई क्या हो रही? कम हो रही। तो आवर्तकाल क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी पार्ट आ रहा है, देख लेते हैं इसमें क्या है। चंद्रमा 39 देख लेते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता तो इस पर गैसीय अणुओं का पलायन वेग जो है इसका आंसर डी पर होगा। इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यमूल वेग से कम हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, अब इसके बाद बंद करते हैं।